और आज की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण होगा और राष्ट्रपति मुर्मू नई संसद के लोकसभा चैम्बर में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। अब सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी और साथ ही साथ अगले 5 साल का एक विजन और रोड मैप भी सामने रख सकती हैं। अभिभाषण के बाद 1 से लेकर 3 जुलाई के बीच सदन में अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2 दिन की चर्चा के बाद फिर 2 और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब दे सकते हैं। और आज से ही संसद में असली संग्राम भी शुरू होगा, क्योंकि आज राष्ट्रपति मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगी और साथ ही अगले 5 साल के रोड मैप पर भी बात होगी। वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के पास सरकार को घेरने का यह मौका होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है, जिसमें ज्यादातर सरकार की नीति और कार्यक्रम को बताया जाता है। तो सरकार की क्या नीतियां होंगी अगले 5 साल के लिए और क्या कार्यक्रम होंगे उसके बारे में बताएंगे। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होती है यह भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए देश के सामने आएगा। मोदी 3.0 का विजन और रोड मैप क्या होगा, इसका भी एक खुलासा यहां पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 और 3 जुलाई को चर्चा में जवाब देंगे, जिस दौरान ये जो रोड मैप है और सरकार के जो काम आगे होने जा रहे हैं और ज्यादा क्लियरली देश के सामने आ जाएगा। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण को प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से आगे अपने जब जवाब देंगे और ज्यादा क्लियरली रखेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएगी और मोदी सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को लेकर भी बात होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में भारत ने अपने हथियार खुद बनाना शुरू किए हैं। सामाजिक कल्याण और मुफ्त अनाज जैसी जो योजनाएं हैं उसका भी जिक्र होगा और उसे कितने वक्त तक आगे रखा जाएगा। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का जो जिक्र होगा और यही आगे बताएगा कि किस तरह से आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी का देश को लेकर विजन है, देश में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनका विजन है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में भारत किस तरह से ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनता जा रहा है बल्कि दूसरे देशों को अपने हथियार बेच भी रहा है, यानी कि खरीदने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि भारत इंपोर्टर भी और एक्सपोर्टर भी बनेगा रक्षा के क्षेत्र में। अब सरकार को किस मुद्दे पर घेरने जा रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नीट यूजीसी की परीक्षाओं का रद्द होने का जो मामला है, यह जोर शोर से उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उसे लेकर भी बात होगी। देश में जो ट्रेन हादसे हुए हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, यह भी विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने के लिए उठाया जाएगा। हाल ही में आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी में जिस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए गए थे। अब नीट और साथ ही साथ नेट के जो एग्जाम रद्द किए गए हैं उसके चलते इस वक्त सरकार के ऊपर प्रेशर भी है और साथ ही साथ जो विपक्ष है सरकार को घेरने के लिए यह मौका नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से इस वक्त नीट यूजी के परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के मामले बिहार से, साथ ही साथ गुजरात से और महाराष्ट्र से जुड़े हैं, झारखंड से जुड़े हैं, उसके बाद जो विपक्ष है वो अटैकिंग मूड में है। ऑलरेडी जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की पहली बार विपक्ष के नेता बनने के बाद ये देखना होगा कि वो किस तरह से इस वक्त इन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन टीएमसी ने टेंशन दे दी है, क्योंकि स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस के रुख पर टीएमसी पहले ही नाराज थी और राहुल ने ममता से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव होने के बाद कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने डिवीजन नहीं मांगा, लेकिन टीएमसी के कुछ सांसदों ने डिवीजन की मांग कर दी और यह एक बड़ी सिरदर्द बनने जा रहा है इस वक्त विपक्ष के लिए। First motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted. The motions moved thereafter have become infructuous. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. भैया मजबूती का बात नहीं है। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है, ये नियम है। भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया।
तो क्यों नहीं दिया, ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल, दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभिषेक बैनर्जी को आपने सुना, जिन्होंने साफ कहा कि डिवीजन होना चाहिए था। टीएमसी के रुख से कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दूसरी पार्टियां भी सख्ते में आ गई है। कांग्रेस को कहना पड़ा कि कुछ मुद्दों पर टीएमसी की अलग राय है, लेकिन सब साथ साथ हैं। टीएमसी एक अलग पार्टी है, जाहिर है कि वो इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन उनका कई मुद्दों पर वो अपना स्टैंड लेते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड लेती है। और जहाँ तक डिवीज़न की बात है, औपचारिक तौर पर हम लोगों ने डिवीज़न की मांग की नहीं, और मुख्य विपक्षी दल होने की वजह से शायद डिवीज़न की नौबत नहीं आई। टीएमसी ने शायद अपना कुछ और सोचा होगा। मुझे पूरे उनके बारे में पता नहीं है कि आखिर उनका क्या स्टैंड था। ध्वनि मत से ही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा है। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। ये परंपरा रही है, संसदीय परंपरा की विपक्ष की मांग करे तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। और पिछले दिनों की बात अलग थी, इस बार काफ़ी बहुमत से मतलब काफ़ी संख्या बल है विपक्ष के पास। ऐसे में विपक्ष की जो मांग है, और देखिए 8 बार के सांसद हैं, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था, जबकि प्रोटेम स्पीकर भी जिनको बनाया गया वो 7 बार के थे। तो इसलिए विपक्ष के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, एक संदेश देना था कि भविष्य में इस तरह से ना हो। संख्या बल तो नहीं था, इसीलिए नहीं मांगा गया डिवीजन। अदरवाइज कोशिश तो ये थी कि डिप्टी स्पीकर अगर हमारी तरफ से होते तो बहुत अच्छा लगता। विपक्ष से सहयोग मांगा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोल रहे हैं, तो विपक्ष का भी सहयोग करना चाहिए था, उनकी भी सुननी चाहिए। तो आपने यहां पर सुना, तमाम जो नेता थे उन्होंने सफाई दी है, लेकिन अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के जो नेता हैं, उन्होंने जब स्पीकर का चुनाव होना था तब भी उन्होंने संसद भवन में जाने से पहले कह दिया था कि हमसे पूछा ही नहीं गया कि हम स्पीकर किसको बना रहे हैं विपक्ष की ओर से। तब उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद जब स्पीकर का चुनाव, उन्होंने साफ कहा कि मत का डिवीजन क्यों नहीं हुआ। अगर मत का डिवीजन होता तो फिर क्या होता। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हैं, विजयलक्ष्मी जुड़े हैं। देवेंद्र, जिस तरह से टीएमसी ने मुखर होकर यह बात कही है कि डिवीजन होना चाहिए था, साफ सी बात है कि विपक्ष में सब एक पेज पर नहीं है, और अगर डिवीजन हो जाता तो तस्वीर क्या होती। देखिए, निश्चित तौर पे ये समझ में आ रहा है कि पोस्टरिंग के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके एक दिन पहले जो अपोजिशन के दलों की बैठक हुई थी, उस बैठक में सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, ये सब लोग ये नहीं चाह रहे थे कि डिवीज़न हो। टीएमसी के अपने सांसदों की बात करें तो जो उनका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में 2 सांसद वैसे ही गैर हाजिर थे, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें या नूरुल इस्लाम की बात कर लें। दीपक जरूर आ चुके थे, उन्होंने आगे शपथ ले लिया था, लेकिन इसके अलावा 2 सांसद नहीं आए थे। उन्होंने शपथ नहीं लिया था, वोटिंग नहीं करते, तो वो नंबर से सही घटना था। और समाजवादी पार्टी ने भी 1-2 सांसदों के बारे में बताया था। तो ऐसे में जो आपका स्ट्रेंथ हो, उस स्ट्रेंथ से भी वोटिंग कराने के बाद अगर कम आंकड़े आ रहे हो तो समझा जा सकता है कि पब्लिक पोस्टिंग के लिहाज से वो एक फजीहत वाली स्थिति होती, और उससे ये बचने की कोशिश थी। लेकिन अगर इस घटना के बाद आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे टीएमसी अगर चाहती तो जब स्पीकर ने, प्रोटेम स्पीकर ने बोला था, वहाँ पे कोई भी एक सदस्य खड़ा उठकर डिवीजन की मांग कर देता, प्रेस करता और डिवीजन की मांग करता, तो डिवीजन कराना ही होता। किसी भी एक सांसद की बस वो इच्छा जाहिर करनी थी हाउस के अंदर, लेकिन वैसा नहीं किया गया। बाहर जो बयानबाजी की जा रही है वो समझ सकते हैं आप कि सिर्फ पोस्टरिंग है। बिल्कुल। हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी है। विजयलक्ष्मी, कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होने जा रहा है कि हर एक मुद्दे पर उसको सभी दलों का समर्थन मिले, और टीएमसी इसको पिछली बार भी और इस बार भी साफ जाहिर कर रही है। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा, राहुल गांधी अब नेता विपक्ष है, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा।
देखिए अमित, राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी से फोन पर बात की क्योंकि ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। इस बात से नहीं कि विपक्ष स्पीकर का उम्मीदवार उतारा है, बल्कि इस बात से कि कांग्रेस पार्टी ने बिना सलाह मशवरा किए बाकी तमाम विपक्षी दलों से के सुरेश का नाम तय कर दिया और महज 10 मिनट पहले ये जानकारी टीएमसी को दी गई। राहुल गांधी ने पहले ममता बनर्जी से बात की, फिर अभिषेक बनर्जी से भी वो सदन के पटल पर कम से कम 10 से 15 मिनट उनकी बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद फिर टीएमसी ने फैसला किया कि वो जो है वो स्पीकर का जो विपक्ष का कैंडिडेट है उसको समर्थन देंगे, लेकिन डिवीजन मांगा जाए या ना मांगा जाए। मसलन समाजवादी पार्टी का कहना था कि डिवीजन ना मांगा जाए क्योंकि एक तो विपक्ष के पास नंबर नहीं है और ऐसे में जब विपक्ष की स्ट्रेंथ कुछ अन्य कारणों से भी थोड़ी कम थी, ऐसे में अगर डिवीजन ऑफ वोट मांगते हैं और नंबर्स जो है जो स्ट्रेंथ है उससे कम आते हैं तो विपक्ष के लिए बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन वहां पर हो जाता है। इसलिए कई जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो नहीं चाहते थे कि डिवीजन मांगा जाए, लेकिन टीएमसी की मांग थी कि डिवीजन इस मसले पर मांगा जाना चाहिए। और ये बात टीएमसी के नेताओं ने जब स्पीकर का चुनाव हो गया उसके बाद भी जाहिर की। अभिषेक बनर्जी हम बोले साथ साथ हैं, हम गठबंधन हैं, लेकिन चुनाव में हम अलग लड़ते हैं। लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो हम साथ हो जाते हैं, लेकिन सदन में फिर से हम अलग हो जाते हैं, लेकिन बाहर आके फिर से हम एक हो जाते हैं। बहुत ही पेच है, लेकिन फिर भी एक गठबंधन है। देखना है कि गठबंधन के आगे भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।